बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जो है रेशम से वस्त्र तक, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो पार्ट 2 है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि रेशम से। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो रेशम है, जो मखमल होता है, वो कैसे, जो मखमल का कपड़ा होता है कैसे बनता है, कैसे तैयार किया जाता है, कौन सा जीव के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए, रेशम यानी कि सिल्क, रेशे भी जा जानताओं रेशे होते हैं, यानी कि वैसे रेशे होते हैं जो जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, यानी कि जो रेशम के कीट होते हैं वो रेशम के धागे को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालन, यानी कि रेशम कीट पालन कहलाता है। यानी कि जो रेशम का जो उत्पादन होता है कीटों के द्वारा होता है, और उसको पालने पालने रेशम को पालने को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन कहते हैं। अपनी माता जी, चाचा जी, दादाजी या माँ से, यानी बहुत सारे लोगों से आप विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने की प्रक्रम, यानी कि जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र कितना होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जो पॉइंट है वो है रेशम कीट का जीवन चक्र कितना होता है, कैसे उनका जीवन होता है उसके बारे में। देखिए, मादा रेशम कीट अंडे देती है। जो मादा होती है रेशम कीट, वो अंडा देती है जिनसे लार्वा निकल आते हैं, जो कैटरपिलर या इली या रेशम कीट कहलाते हैं। क्या क्या कहेंगे? कैटरपिलर कहेंगे, इली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब ये कैटरपिलर अपने जीवन चक्र को अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो ये प्यूपा या कोशित कहलाता है। जब ये, मतलब जो कैटरपिलर होते हैं, तैयार जब बढ़ जाते हैं और अगले स्टेज में, अपने जीवन के अगले स्टेज में जाने लग जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? प्यूपा या कोशित कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं, अपने आसपास क्या करते हैं? एक जाल बना लेते हैं। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करती है। किस लिए बनाते हैं? वो एक ही स्थान पर रहना चाहते हैं, इसलिए अपने आसपास वो जाल बना लेते हैं। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। यानी कि जो जैसे 8 बनता है, ठीक है, अपने सिर को, अपनी जो पूंछ होती है उसको इस तरह से लपेट लेती है, ठीक है, मुड़ लेती है, सिकुड़ लेती है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर या रेशम में बदल जाता है या रेस बन जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार से जब रेशम के कीटे होते हैं, सिकुड़ लेते हैं अपने आप को, तो उस समय क्या होता है? कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर, यानी कि सूखकर रेशम का रेस बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है, और ये प्रक्रिया करते करते पूरे तरह से अपने आप को ढक लेता है, पीपा बन जाता है, यानी कि पीपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। जो पीछे जो भाग होता है, जो बाहरी भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है, यानी कि जो कोकून होता है उसके अंदर ही जो कीट होता है उसका विकास होते रहता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का जो रेशे होते हैं वो रेशम के वस्त्र बनाने के काम आते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेश, यानी कि सूत्र, स्टील के तार जितना मजबूत होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे रेशम के कीट की जीवन चक्र दिया गया है। इसमें पहला में क्या है? ये है नर, ठीक है, ये नर कीट है। इसके बाद ये मादा कीट है, ठीक है। जब ये मादा कीट अंडे देती हैं, इस तरह से पेड़ों के पत्तियों पर देती हैं, यानी कि लिखा हुआ कि शहतूत के पत्ते पर अंडे दिए हुए ना, यानी कि शहतूत ही नहीं, दूसरे पेड़ पर भी दे सकते हैं। इसके बाद रेशम का जो कीट होता है, इससे लार्वा निकलता है इस तरह से। और जब ये इस तरह से होता है तो कोकून बनाने समय क्या करता है? अपने आप को 8 की पोजीशन में रखकर सिकुड़ लेता है। अब इस तरह से
अपने आप को ढक लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलिए देखिए यहाँ पे कि रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है, यानी कि तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुचता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होते हैं, यानी कि बहुत ही अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ये जो रेशम होते हैं कोकून से जो प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। आगे देखिए कि अतः टसर टसर रेस, मूंगा रेस, कोसा रेस तथा अन्य प्रकार के रेशम जो विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे नाम दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम जो होती है विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट होता है शहतूत रेशम कीट। सबसे आम यानी कह सकते हैं कि ये हमेशा मिलता है, आसानी से मिल सकता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए कि रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है, यानी कि व्यापार है। ठीक है, भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का ही उत्पादन करता है। एक बात आपको भी फिर से पता चला कि भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पे क्रियाकलाप है, इसको कीजिएगा आप लोग अपने टीचर से पूछकर। आगे देखिए, एक धागे को जलाइए, सॉरी ये भी क्रियाकलाप ही है। चलिए क्रियाकलाप को भी साथ में पढ़ते चलते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्र के टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्र के टुकड़े एकत्र करने हैं और उन्हें अपनी स्क्रैपी पुस्तिका में चिपका लेने हैं। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतरों की ढेर में मिल सकता है। जो रेशमी वस्त्र हैं आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ दर्जी का जो व्यर्थ कतरों के ढेर में आपको मिल जाएगा। अपनी माता जी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। कौन कौन सा है। ठीक है, रेशम की इन टुकड़ों को गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशमों के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होती है। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशमों को प्रदान करती है। तो आइए इस सब का आप लोगों को करना है। ठीक है, अगला जो क्रियाकलाप है 3.6, इसमें यह है कि किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा ले लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको इनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब वो सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। उनके अब क्या करना, जब रेशम के जला लीजिएगा तो ऊन का भी जलाइएगा। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी होती है अथवा शुद्ध रेशम जैसी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम की कीट की जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोकून का जो जीवन चक्र होता है कब, उसकी अवस्था कब आती है। ठीक है, चलिए देखिए 3.7 कर लेते हैं पहले कि चित्र 3.9 को फोटो प्रतिलिपि कीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न व्यवस्थाओं को चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपका लीजिए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्था को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जब कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर ले विजेता होगा। ठीक है, आपको खेल खेलने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे कीजिएगा नहीं। इसके बाद देखिए, आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखने हैं आपको। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग कुछ कर लेते हैं इसके बारे में, जान लेते हैं रेशम जो होते हैं रेशम कीट की जीवन चक्र कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कोकून के रेशम तक, कोकून से रेशम तक अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्र करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, देखिए रेशम कीट पालना कैसे होता है। देखिए,
कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। जो मादा रेशम कीट होती है एक बार में बहुत सारे अंडा देती है, यानी कि सैकड़ों अंडे दे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। क्या किया जाता है, जब अंडे दे देती है मादा रेशम कीट तो उसको कपड़े की पट्टियाँ सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित यानी कि जमा करके रेशम कीट पालने वालों को भेज दिया जाता है। ये पालक यानी कि किसान अंडों को स्वस्थाकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रख देते हैं। यानी कि उन लोगों की कुछ होता होगा, अंडों को पालने के लिए एक वातावरण तैयार किया होगा, उसी में जाकर रख देते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, ठीक है, जिसमें अंडों में लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत नई पत्तियां आती हैं। ऐसा कब किया जाता है, यानी कि लार्वा कब तक आ जाते हैं, जब तक शहतूत की पत्तियां जो होती हैं नई नई निकल हो रही होती हैं। इसके बाद लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशमी कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं। यानी कि जैसे ही अंडे से बाहर निकलते हैं वो दिन रात खाते ही रहते हैं शहतूत के जो नई नई कोमल कोमल पत्तियां आती हैं। अमाप यानी कि साइज में काफ़ी बड़ी हो जाते हैं। लार्वा का शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, यानी कि 25 से 30 दिनों के बाद जब ऐसा होता है तो 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। 25 से 30 दिनों के बाद क्या करते हैं, कैटरपिलर जो होता है भोजन अपना करना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिसमें वो जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशमी कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कोकून होता है विकसित हो जाता है। अगला है रेशमी का संसाधन, रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़ा ढेरी यानी कि बहुत सारे कोकून को इकट्ठा करके तब रेशमी फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। एक बार देखिए फिर से, जब कोकून इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको धूप में रखेंगे या फिर उबलते हुए पानी में रखेंगे या भाप में रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, कोकून जो होता है उनसे धागे अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीन में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। जब बुनकर बनाते हैं तो इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये जो है चैप्टर समाप्त हो गया है, यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, यानी कि चैप्टर 4 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।